नमस्कार साथियों। यूजीसी नेट की एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। इससे पिछली की कक्षाओं में हमने हिंदी कहानी और हिंदी जो निबंध है उनकी कक्षाओं को समाप्त कर लिया है और तत्पश्चात हमने जो हिंदी नाटक है उसकी जो पीवाईक्यू है उसको भी प्रारंभ कर दिया था। हिंदी नाटक की वो अब तक हमारी वो एक क्लास है वो हो चुकी है। आज ये हमारी हिंदी नाटक की दूसरी क्लास है। हम इस कक्षा को स्टार्ट करते हैं। अंधा युग युत्सी की चिंता किया। तो अंधा युग है वो धर्मवीर भारती का एक प्रमुख काव्य और गीति नाट्य है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1955 और 56 है वो माना जाता है। और इसका जो घटनाकाल है वो महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रवास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु की क्षमता की जो इसका जो घटनाक्रम है वो व्याप्त है। तो अंधा युग का जो युत्सु है उसकी जो चिंता है वो क्या है? अन्याय का प्रतिकार, तो ये उसकी चिंता नहीं है। पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, ये भी उसकी चिंता नहीं है। मानव भविष्य की रक्षा और साप मुक्ति, तो साप मुक्ति भी उसकी चिंता नहीं है। उसकी जो चिंता है वो है मानव भविष्य की रक्षा। तो मानव भविष्य की जो रक्षा को लेकर वो अंधा युत्सु है उसकी चिंता है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन राजश्रय और व्यक्ति स्वतंत्रता के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। एक कथनी का आलोचक। तो आषाढ़ का एक दिन है वो मोहन राकेश का जो पहला ही नाटक है वो है। और मोहन राकेश ने अपने जीवन काल में 3 नाटक लिखे हैं, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। इसके अलावा उन्होंने जो एक और नाटक लिखा था जो कि आधा ही रह गया था वो था पैरों तले जमीन, जिसे उनके मित्र है वो कमलेश्वर है उनके द्वारा पूर्ण किया गया था। तो आषाढ़ का एक दिन है ये राजश्रय और व्यक्ति स्वतंत्रता, राजश्रय और व्यक्ति स्वतंत्रता के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य व्यंग्य है। यह कथन है किस आलोचक का है? हमारे पास ऑप्शन हैं नेमी चंद्र जैन, बच्चन सिंह, गिरीश रस्तोगी और जयदेव तनेजा। तो ये जो कथन है वो है बच्चन सिंह का। उनकी हिंदी साहित्य इतिहास की एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो उसमें उन्होंने ये बात उस पुस्तक में बोली, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो डॉक्टर बच्चन सिंह की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उन्होंने उसमें उल्लेखित किया है कि आषाढ़ का एक दिन जो मोहन राकेश का नाटक है उसमें राजश्रय और व्यक्ति स्वतंत्रता के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का जो नाट्य बिंब है वो मौजूद है। अगला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य की कथन है। तो जो एक और द्रोणाचार्य है वो शंकर शेष का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाटक है। और जो एक और द्रोणाचार्य है उसमें 2 समानांतर जो दोहरी कथा है उसका प्रयोग किया गया है। एक तरफ तो उसमें जो पुरातन कथा है द्रोणाचार्य उसकी कथा को लिए उनकी कथा को लिया गया है और दूसरी तरफ एक आधुनिक शिक्षक होता है अरविंद, उनकी कथा को लिया गया है। तो एक और द्रोणाचार्य में जो द्रोणाचार्य है वह द्रोणाचार्य के कथन है। हमारे पास ऑप्शन है, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई। तो बिल्कुल कथन ऐसा ही है। जब द्रोणाचार्य और कृपी के मध्य संवाद होता है इस नाटक में एक और द्रोणाचार्य में, तब वो द्रोणाचार्य उस चीज को बोलते हैं कि उस दिन भूख है वो मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई। फिर अगला ऑप्शन है, राजकीय अन्न की दास्तान ने मेरा विवेक खरीदा। ये बात भी ये बात भी जो शंकर शेष है वो बोलते हैं कि राजकीय अन्न की दास्तान है मेरा विवेक है वो खरीद लिया। व्यवस्था उसकी पीठ है वो थपथपाती। ये कथन है वो द्रोणाचार्य का नहीं है। याद है जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधा हमला किया इसलिए विरोध मत करो। ये जो कथन है वो है बिमलेंदु का, जो कि अरविंद का मित्र होता है। तो ये जो कथन है वो है बिमलेंदु का। याद है जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधा हमला किया इसलिए विरोध मत करो। तो इसमें देखना ये कौन कौन सा जो प्रश्न है द्रोणाचार्य के है। तो ए और बी जो प्रश्न है, ये जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है, भारतेंदु ने है वो अपने जीवन काल में है वो 17 नाटक है उनका सृजन किया है, जिसमें से जो 10 नाटक हैं वो उनके मौलिक हैं और जो 7 नाटक हैं वो अनुदित हैं। अगर उनके मौलिक नाटकों की चर्चा करें तो उसमें सती प्रताप है, नील देवी है,
इसके अलावा अंदिर नगरी है, भारत दरिद्र साहब, उनको मौलिक नाटक है, उनकी श्रेणी में वो आते हैं। तो भारतेंदु की जो अनुदित रचना नहीं है, उसमें जो सती प्रताप है वो उनकी अनुदित रचना नहीं है, बल्कि ये जो वो है वो उनकी मौलिक रचना है। और इसके अलावा जो तीनों के तीनों जो ऑप्शन है, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन और सत्य हरिश्चंद्र, इस सभी तीनों के तीनों है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो अनुदित रचना है उसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, जात ले जात टके सिर जात, एक टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते अंदिर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के। इस संवाद का व्यंग्यार्थ है, जात ले जात टके सिर जात, जात ले जात टके सिर जात, एक टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते, अंदिर नगरी में जात बेचने वाले। तो जो अंदिर नगरी है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक प्रमुख जो हास्य और व्यंग्य प्रधान है वो नाटक है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1881। और ये जो नाटक है वो 6 अंक है, उसमें विभाजित है। और भारतेंदु डॉक्टर जो बच्चन सिंह है उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है उसमें उसे अंदिर नगरी को आधुनिक हिंदी का जो पहला आधुनिक नाटक है वो बोला है। तो इसमें जो ब्राह्मण का जो संवाद है, जात ले जात टके सिर जात, यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। यह नगण्य साधारण विशिष्ट हो जाता है, यहाँ सामंती मूल्य अक्षुण्ण रहते हैं, और राजतंत्र में मूल्य व्यवस्थाएं अपरिवर्तनीय होती है। तो इसका जो अर्थ है, जो पंक्तियां हैं जात ले जात का मतलब, तो इसमें जो पंक्तियां वो हैं, यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। तो ये जो ऑप्शन है वो सही है। यहाँ जो इसका जो अर्थ होता है वो है, यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। अगला प्रश्न है, ये नाटकों के पात्र हैं अंधा युग के, और ये उनकी जो कही गई हुई पंक्तियां हैं उनसे है वो मिलान करना है। विदुर, तो जो विदुर है इस उनकी जो पंक्तियां वो है, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। तो विदुर की जो पंक्तियां वो हैं, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। गांधारी की जो पंक्तियां हैं वो हैं, पत्थर की खानों से मड़ियां निकलती हैं बाधा मत डालो। तो विदुर की जो पंक्तियां हैं वो हैं, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी, और गांधारी की पंक्तियां हैं, पत्थर की खानों से मड़ियां निकलती हैं बाधा मत डालो। फिर अश्वत्थामा, अश्वत्थामा की जो पंक्तियां वो हैं, मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता का पाप हत्या का। तो इसमें जो अश्वत्थामा की जो पंक्तियां वो है, मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता का पाप हत्या का। फिर उसके बाद है संजय, उनकी जो पंक्तियां वो हैं, अंधों का सत्य दिखाने में क्या मुश्किल से मुझे भी अंधा होना पड़ेगा। तो संजय की पंक्तियां, क्या अंधों को सच दिखाने में क्या मुझे भी अंधा होना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देवसेना, जो देवसेना है वो जयशंकर प्रसाद की स्कंदगुप्त जो नाटक है उसकी प्रमुख पात्र है, और स्कंदगुप्त का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1931, और ये जो नाटक है वो 5 अंक है उसमें विभाजित है। ये जो नाटक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें जो भारतीय जो पाश्चात्य जो नाट्य शैली है उनके जो सामंजस्य है का उसका प्रयास है वो किया जयशंकर प्रसाद ने। तो इसमें देवसेना की कथन है वो हमको देखना है, विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, वीरों का भी क्या यह व्यवसाय है, क्या यही उन्मत्त भावना है। पहली पंक्तियां हैं, विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, वीरों का भी क्या यही व्यवसाय है, क्या यही उन्मत्त भावना। तो ये जो कथन है वो देवसेना का नहीं है, ये जो कथन है वो है विजय माला का। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप विजया, आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे जा सकते हैं। ये जो कथन है वो बिल्कुल सही है, ये जो कथन है वो है देवसेना का। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप विजय, आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते। फिर अगली पंक्ति है, नए ढंग के आभूषण सुंदर वसन भरा यौवन, ये सब तो चाहिए परंतु एक और वस्तु चाहिए, परस्तु की धोखे की पट्टी। एक ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात मरना पड़े, ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात मरना पड़े। ये जो पंक्तियां हैं वो है स्कंदगुप्त की खुद की।
तो ये स्कंदगुप्त की पंक्तियां हैं, ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात मरना पड़े, और नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए, पुरुष को वस्तुभूत करने के पहले धोखे की पट्टी। तो ये जो कथन है वो है देवसेना का। तो जो बी और जो सी ऑप्शन है वो हमारे सही हैं, वो देवसेना के हैं, बी और सी। अगला प्रश्न है, पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि। तो ये जो पुरोहित के अनुसार ध्रुव स्वामिनी है वो जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1933, और ये जयशंकर प्रसाद की जो शिखर कृति है उसमें ये शामिल है। और ये एक जो समस्या नाटक है उसमें समस्या नाटकों की श्रेणी में आता है, जिसमें कि जो पुनर्विवाह है उसकी जो समस्या है उसको उठाया गया, और नारी स्वतंत्रता की समस्या को, नारी परतंत्रता की समस्या को। तो उसमें जो पुरोहित के अनुसार जो रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह मृतप्राय और प्रव्यजित था, ये ऑप्शन तो सही नहीं है। वह पर स्त्रीगामी था, ये ऑप्शन भी नहीं है सही। वह जीवन से उदासीन था, यह भी नहीं है। वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था, ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को हमें सूची 2 है उससे मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 है उससे मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये आलस्य, ये जो सभी हैं वो नाटकों के पात्र हैं, और उसके पश्चात है नाटकों की जो पंक्तियां। आलस्य ये भारत दुर्दशा का पात्र है, और आलस्य का है दुनिया में हाथ पैर नहीं हिलाना अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। देवसेना यह स्कंदगुप्त की पात्र है, और इसकी जो पंक्तियां हैं वो है, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। तो स्कंदगुप्त की देवसेना की पंक्तियां हैं, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। फिर है गांधारी, ये अंधा युग की पात्र है, और अंधा युग ने कहा था, गांधारी की पंक्तियां हैं, मैंने कहा था दुर्योधन से धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख उधर जय होगी। तो गांधारी की पंक्तियां हैं, मैंने कहा था दुर्योधन से धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख उधर जय होगी। और अंत में आते हैं भिखारिणी, ये जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो बकरी नाटक उसकी पंक्तियां हैं, बकरी को क्या पता था मस्क बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ ना कहेगी। तो ये हमारा जो मैच है वो प्लान पूरा होता है। अगला प्रश्न है, बकरी नाटक के बारे में स्वयं लेखक क्या। तो बकरी नाटक है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का एक जो हास्य व्यंग नाटक है वो है। इसमें जो आज़ादी के बाद की जो राजनीतिक जो व्यवस्था है उस पर जो व्यंग है वो किया गया। और ये जो बकरी जो नाटक है वो जो लोक व्यंग शैली, जो हास्य व्यंग शैली है उसके द्वारा रचित है। इसमें इस जो नाटक है वो 2 भाग हैं उसमें विभाजित किया गया, और दोनों जो अंक हैं उसमें जो 3-3 दृश्य हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमारे ऑप्शन है, यह नाटक ना लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषाओं और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिला। तो ये जो नाटक है जो बकरी, तो उसकी भूमिका में ये उल्लेखित किया गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा कि यह नाटक ना लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषाओं और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया जो व्याकरण है वो देखने को मिलता। यह नाटक ना लिखा जाता। और फिर अगला, यह नाटक लिख जाने के बाद मैंने इब्राहिम अलका जी से आग्रह किया कि इसे रंगमंच पर प्रस्तुत करें। इस नाटक के सभी निर्देशकों ने इसके मूल आलेख में कोई परिवर्तन नहीं किया। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि इस नाटक के सभी निर्देशकों ने इसके मूल आलेख में कोई परिवर्तन है वो नहीं किया। फिर यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी ना होकर आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते तो यह नाटक ना लिखा जाता। इस बात को भी जो भूमिका है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी नाटक की भूमिका है उसमें वो उल्लेखित करते हैं। यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी ना होकर आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते तो यह नाटक है वो ना लिखा जाना।
तो इस तरीके से जो पहला ऑप्शन है वो सही है, ए ऑप्शन भी हमारा है वो गलत है, क्योंकि ये जो नाटक है इसका जो नाट्य मंचन है वो किया गया था कविता नागपाल के द्वारा, ना कि इब्राहिम अलका जी के द्वारा। तो ये नाटक ना लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषाओं और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है, जबकि जो अन्य दो ऑप्शन है वो गलत है। और अंत में जो ऑप्शन है डी वो सही है, तो ए और जो डी है वो हमारा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है अलछिंद्र। राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं। ये विचार है वो चंद्रगुप्त के किस चरित्र का है? तो चंद्रगुप्त है वो जयशंकर प्रसाद का एक जो नाट्य कृति है उसमें शिखर मानी जाती है, और ये एक तरह से जो महाकाव्यात्मक गोदात है उससे संप्रक्त ये उनका नाटक है। और ये जो नाटक है उसका जो प्रकाशन वर्ष है 1933 है, और ये नाटक है वो 4 अंक हैं उसमें विभाजित है। तो विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है अलछिंद्र, राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं। ये विचार चंद्रगुप्त के किस चरित्र का? तो ये जो विचार है वो है दांड यायान का। अब है, अंदिर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की जो साहित्य संबंधी अवधारणा है वो है, तो अंदिर नगरी है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रमुख नाटक है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1881, और ये जो है वो 6 अंक या जो 6 दृश्य है उसमें विभाजित है। 30 मिनट 6 अंक या जो 6 दृश्य हैं उसमें विभाजित है। अंदिर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि जो भारतेंदु की जो साहित्य संबंधी अवधारणा वो है, साहित्य बैठे ठालों का विलास है, साहित्य नागर जनों के मनोरंजन हेतु है, साहित्य ग्रामीण जनों की शिक्षा के लिए है। तो ये ऑप्शन है वो गलत है, साहित्य बैठे ठाले का विलास नहीं है उनके अनुसार। साहित्य नागर जनों के मनोरंजन हेतु है, ये ऑप्शन भी नहीं। साहित्य ग्रामीण जनों की शिक्षा के लिए, ये ऑप्शन भी नहीं। और अंत में आता है जो साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है, ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो जो साहित्य की जो सामाजिक भूमिका होती है वो अंदिर नगरी के आधार पर कहा जाता है भारतेंदु के अनुसार। अगला प्रश्न है, पवित्रता की माप है मलिनता। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी में पाप। उपरोक्त संवाद है वो स्कंदगुप्त नाटक में वो किस पात्र के द्वारा कहे गए? ये जो लाने की जो पंक्तियां हैं वो कई बार यूजीसी नेट और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है उसमें देखने को मिलती हैं। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी में पाप। उपरोक्त संवाद है वो स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा? तो ये जो पात्र के द्वारा कहा गया वो कहा गया है देव सेना के द्वारा। जब देव सेना और स्कंदगुप्त का जब संवाद होता है तो उसमें देव सेना के द्वारा यह कथन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है। कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूं दीदी, मैं तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रही हूं, और तुम मेरा पल भर में बैठना नहीं। उपरोक्त संवाद है वो अंजू दीदी नाटक में। तो जो अंजू दीदी है वो उपेंद्र नाथ अश्क का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाटक है। तो इसमें जो अंजू के माध्यम से जो मध्य वर्गीय जीवन के जो निरर्थकता बोध है और जो अनुशासन प्रिय जो उनकी जो जीवन है और वो अनुशासन में व्यक्ति का जो जीवन है वो किस प्रकार बदहाल हो जाता है, उसका जो बड़ा ही जो मार्मिक वर्णन है वो उपेंद्र नाथ अश्क के जो अंजू दीदी नाटक है उसमें किया गया है। और इसमें जो दिल्ली का जो शहर की जो घटना है, जो वातावरण है, जो दिल्ली शहर है उसका लिया गया है। तो इसमें जो कथन है वो है श्रीपत का, और जो श्रीपति वो व्यक्ति होता है इस नाटक में जो कि अंजू दीदी होती है, जो अंजू होती है उसके जो विचारों का बड़ी जो तर्कतापूर्ण है उनके माध्यम से वो खंडन है वो करता है। तो एक पंक्तियां हैं कि श्रीपत बेहद गवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए ना जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटकर रहा हूँ, तुम्हें मेरा पल भर भी बैठना नहीं सुहाता। एक कथन है जो है वो है अंजू दीदी का जो भाई है श्रीपत उसका। अगला प्रश्न है, मानव कब दानव से भी दुर्दंत। मानव कब दानव से भी दुर्दंत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर। कठोर
करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को तो मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता है वो किस बात की है। तो ये जो पंक्तियां हैं चंद्रगुप्त नाटक में है, वो किसके द्वारा कही गई हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं वो चंद्रगुप्त नाटक में वो कही गई हैं, उपरोक्त नाटक में वो किसके द्वारा? अतीत सुखों के लिए वो ये जो पंक्तियां वो कही गई हैं सिंगरन द्वारा। तो मानव कब दानव से भी दुर्दंत, पशु से भी कठोर, करुणा से निर्विकास हृदय वाला बन जाए, नहीं जाना जा सकता। और अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, चिंता किस बात की। ये जो पंक्तियां वो है सिंगरन की। अगला प्रश्न है, ये जो रिपीट ही हो गया ये वाला प्रश्न है, इसको हमने सोल्व कर लिया कि श्रीपत बेहर गवार आदमी या खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता, मैं कहता हूँ दीदी मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई जाने कब इस महान भर के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर भी को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। तो ये जो पंक्तियां वो हैं श्रीपत की, अंजू के छोटे भाई की। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक है, वो मोहन राकेश का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाटक है, और ये जो रंगमंच है उसको देखकर लिखा गया था आषाढ़ का एक दिन। तो आषाढ़ का एक दिन है वो मोहन राकेश का पहला नाटक, और रंगमंच को ध्यान में रखकर है वो लिखा गया था। इसमें एक पात्र बड़ी महत्वपूर्ण मल्लिका, उनके कथन है, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो, आज तक का जीवन किसी तरह बीता है, यूं ही आगे भी बीत जाएगा, ये मल्लिका का कथन है। ये अवसर देखने के लिए तो मैंने आज तक का जीवन जिया है, ये प्रतियां मैंने उज्जैन से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त किया, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब वस्तुएं हैं, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो, आज तक का जीवन है वो किस तरह बीता है, आगे का भी बीत जाएगा। तो इसमें इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब वस्तु है, ये जो पंक्तियां हैं वो है कालिदास की। कालिदास है वो इस नाटक में एक महत्वपूर्ण पात्र है, उसकी पंक्तियां हैं। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो, ये जो पंक्तियां हैं वो है मल्लिका की। आज तक का जीवन किसी तरह बीता, यूं ही आगे भी बीत जाएगा, ये पंक्तियां भी हैं मल्लिका की। जब मल्लिका और कालिदास का संवाद होता है, जब नाटक का लास्ट होने वाला होता है, तब उनकी पंक्तियां हैं, ये अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया, ये पंक्तियां हैं वो हैं कालिदास की। और ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की हैं। तो जब कालिदास और मल्लिका का संवाद होता है तो उसमें ये मल्लिका की पंक्तियां होती हैं। तो बी, सी और ई है वो हमारा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक प्रमुख नाटक है, और ये एक राजनीतिक नाटक है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1880 है, और ये जो 6 अंक है और जो 6 दृश्य है उसमें विभाजित है। तो इसमें जो भारत दुर्दशा जो नाटक के संबंध में विचार है, इस नाटक में भारत दुर्देव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए, एक ऑप्शन है सही है। इस नाटक में भारत दुर्देव और उनकी सेना के माध्यम से भारत की दुर्दशा के जो चित्र है वो प्रस्तुत हुए हैं। इसमें मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए मदिरा नामक पात्र को रचा गया है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें जो मदिरा के माध्यम से जो भारतीय लोगों में किस प्रकार निरर्थकता बोध और उनमें जो कुसंगति आ रही है उसको मदिरा के माध्यम से चित्रित किया गया है, ना कि मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए। भारत दुर्दशा नाटक है भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भारत दुर्दशा जो नाटक है वो भारतेंदु की जो व्यथित हृदय है उसकी अभिव्यक्ति है। इस नाटक में प्रतीकात्मक पात्र रोग कहता है नियच्चे भारत को अवनाश, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक के रूप दर्शन होते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस नाटक में जो भारतेंदु के जो देशभक्त हैं और जो समाज सुधार है उसकी जो दर्शन है वो होती हैं। तो इस तरीके से ए, सी और जो ई ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है,
अंदिर नगरी नाटक में पहले से जो बाद के जो क्रम है उसको है हमको है वो लगाना। अंदिर नगरी नाटक में जो पहले से जो बाद का जो क्रम है वो लगाना है। लो चना चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह बोले, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, चूरन जब से हिंद में आया इसका धनबल सभी घटाया। फिर उसके पश्चात है चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, चना खाते मियाँ जुलाहे जाड़ी हिलाती गाहे बगाए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, बी ए सी और डी। अगला प्रश्न है सिंदूर की होली है वो जो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं उनका एक प्रमुख समस्या प्रधान जो नाटक है वो है। और ये जो नाटक है वो 3 अंक है उसमें विभाजित है। और इसमें जो समस्या है प्रधान नाटक है, ये जो नाटक है वो समस्या प्रधान नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र का। तो सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक हैं, जबकि इसमें जो अंकों की जो संख्या है वो है 3। और नजीर माहिर अली चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं, गलत है। तो ये ऑप्शन है गलत है। सिंदूर की होली की जो नाटक की जो कथा है वो प्रातःकाल 9 बजे शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। वो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो जो सिंदूर की होली जो नाटक है उसमें जो पहली जो कथा है वो सामान्यतः 9 बजे से स्टार्ट होती है और अंत होता है वो 10 बजे पर। तो इसमें जो है वो कथन फर्स्ट है वो असत्य है, लेकिन जो कथन जो सेकंड है वो सत्य है। डी ऑप्शन है वो सही है। नीचे 2 कथन है और उनको देखना है। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का बड़ा महत्वपूर्ण नाटक है। एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं विद्रूपताओं हैं उनको उजागर किया है। एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं विद्रूपताओं को उजागर किया गया। ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है। एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो एक और द्रोणाचार्य जो नाटक है उसमें जो अरविंद है उसके माध्यम से और जो कॉलेज का जो प्रोफेसर होते हैं उनके माध्यम से जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की जो विसंगतियां उनको बड़े बेहतरीन तरीके से उजागर वो किया गया है। तो एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं विद्रूपताओं को उजागर किया गया। ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है। और एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम पर सही है। और इसके अलावा ये और आर दोनों सत्य हैं और आर है वो एक ही है, वो सही व्याख्या है वो भी करता है। तो ये ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है नई कहानी संदर्भ और प्रकृति। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के जो संपादक हैं वो हैं देवी शंकर अवस्थी। तो जो नई कहानी संदर्भ और जो प्रकृति जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो हैं देवी शंकर अवस्थी। महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया। तो जो धर्मवीर भारती का जो अंधा युग नाटक है उसमें महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रवास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक के क्षण की जो घटना है उसको आधार है वो बनाया गया है। तो इस तरीके से महाभारत के जो अंतिम अंश को आधार बनाकर जो घटना बनाया गया वो है अंधा युग धर्मवीर भारती का। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1955 और 56। और ये जो नाटक है वो 5 अंक है उसमें विभाजित है और बीच में इसमें स्थापना, अंतराल और वो समापन है वो आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र है वो चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है। एलिस, लीला, जयमाला और नीला। चंद्रगुप्त नाटक से जो पात्र संबंधित नहीं है वो है जयमाला, क्योंकि जयमाला जो पात्र है वो है स्कंदगुप्त नाटक के। तो जो जयमाला जो पात्र है वो है स्कंदगुप्त की। बाकी की जो तीनों पात्र हैं एलिस, लीला और जो नीला है वो चंद्रगुप्त नाटक हैं उनकी पात्र हैं। एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला समकालीन हिंदी नाटक लगता है। उपरोक्त अंश है वो किसका है। तो एक निर्देशक की दृष्टि से मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक हिंदी नाटक लगता है वो है। तो ये जो कथन है वो बोला है ओम शिवपुरी ने। तो ये ओम शिवपुरी का बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है कि एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी जो नाटक है वो लगता है। अगला प्रश्न है
नाटक और रंगमंच से संबंधित जो निम्नलिखित कथन है उस पर विचार करना है। नाटक और जो रंगमंच से संबंधित जो कथन है। अश्क का नाटक है वो कैद काफी मंचित हुआ, जिसके परिवर्तित नवीन रूप को बाद में लौटता हुआ दिन के नाम से प्रस्तुत किया गया। ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो उपेंद्रनाथ अश्क का जो नाटक है कैद वो काफी मंचित हुआ और जिसे परिवर्तित नवीन रूप को बाद में लौटता हुआ दिन के नाम से प्रस्तुत किया गया। पुराण कथा को आधुनिक उपयोग जगदीश चंद्र माथुर के पहला राजा में अत्यंत सृजनात्मक रूप में हुआ है। पुराण कथा का आधुनिक उपयोग जगदीश चंद्र माथुर के पहला राजा में अत्यंत सृजनात्मक रूप में हुआ है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। प्रसाद का अंतिम नाटक स्कंदगुप्त है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। प्रसाद का अंतिम जो नाटक वो स्कंदगुप्त नहीं है, बल्कि जो उनका अंतिम नाटक है वो है ध्रुव सौमनी। अगला ऑप्शन है प्रसाद का नाटक ध्रुव सौमनी और भुवनेश्वर का नाटक पृथ्वा का विवाह एक ही वर्ष है वो प्रकाशित हुए। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। भुवनेश्वर के नाटकों में प्रेम संबंधों की पवित्रता एवं कोमलता तथा प्रसाद में प्रेम संबंधी मान्यताओं का सहज तिरस्कार मिलता है। ये ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। ये जो है इसका जो कथन है वो आगे पीछे कर दिया गया है। तो भुवनेश्वर के नाटकों में प्रेम संबंधी पवित्रताओं की पवित्रता वो नहीं मिलेगी, जबकि प्रसाद के नाटकों में मिलेगी। और प्रसाद में प्रेम संबंधी मान्यताओं का सहज तिरस्कार है वो भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ए, बी और जो डी है वो ऑप्शन है वो हमारा सही है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है अंदिर नगरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु हैं। ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है। महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु हैं, सही है। अंदिर नगरी के पहले अंक का स्थान बाजार है, एक ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसका जो पहला अंक है वो है भाई प्रांत, ना कि बाजार। दूसरा अंक है इसका वो है बाजार। अंदिर नगरी का प्रकाशन वर्ष 1881 है, वो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके तीसरे अंक का स्थान है वो जंगल है। बाय प्रांत, बाजाल, जंगल, राजसभा, अरण्य, बाबा जर, तो ये इसकी ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन है सही है। और एक इसका है फिर शमशान। तो इसका जो अंक बनता है वो बनता है बाय प्रांत, बाजार, जंगल, राजसभा, बाय प्रांत है। तो इसका जो कोड रखने का याद है वो रहता है बाबा जरा अरसम है। तो इस तरीके से इसको याद रखते हैं। तो पहले है बाय प्रांत, बाजार, जंगल, राजसभा, अरण्य। राजसभा के बाद आएगा अरण्य, और फिर आता है शमशान, अंत में रहता है शमशान। तो जो तीसरा स्थान है वो जंगल है, वो बिल्कुल सही है। और लास्ट में आता पांचवा अंक है वो शमशान है, वो पांचवा अंक है वो शमशान नहीं है वो, जबकि जो छठवां अंक है वो है शमशान। तो पांचवी की जगह जो छठवां है वो शमशान है। तो इस तरीके से ए, सी और जो डी है वो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार करना। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में भारत के भुजबल जग रक्षित भारत विद्या लगी जही, ये पंक्ति नाटक के 5वें अंक की है। भारत दुर्दशा जो नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1880, ये सही है। इसके 5वें अंक का स्थान है वो गंभीर बन, इसका जो 5वां नहीं है ये है 6वां अंक। तो ये ऑप्शन है गलत। जागो जागो रे भाई गीत को राग चैती गौरी में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार द्वारा दिया गया है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक व लास्य रूपक की संज्ञा दी है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो वो नाटक में लिखते हैं भारत दुर्दशा नाट्य रासक व लास्य रूपक। तो बी, डी और ई जो ऑप्शन है वो हमारा है वो सही है।
और जबकि जो ए और जो सी है वो हमारा है वो गलत है। अगला प्रश्न है, अंधा युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें युद्ध से उत्पन्न होने वाली मूल्यहीनता, अमानवीयता, विकृति, कुंठा, व्यक्तिक एवं सामूहिक विघटन का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसमें युद्ध से उत्पन्न होने वाली मूल्यहीनता, अमानवीयता, विकृति, कुंठा, व्यक्तिक एवं सामूहिक विघटन का जो सजीव चित्र है वो प्रस्तुत है, वो किया गया है। इसके तृतीय अंक का जो शीर्षक है वो गांधारी का जो साप है, मैं गांधारी कृष्ण को, तो इसका जो पहला जो अंक है वो है कौरव नगरी, दूसरा अंक है पशु का उदय, और तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। तो इसका जो तीसरा अंक है वो तो गलती ही है। इस नाटक पर एलियट के वेस्टलैंड का प्रभाव है वो माना गया, ये ऑप्शन है सही है। इसमें ऋषि व्यास अश्वत्थामा को अमरता का वरदान देते हैं, गलत है। अंधा युग के किसी भी पात्र का चरित्र नितांत उज्जवल और निर्मल नहीं है, ये इस नाटक की बिल्कुल बड़ी महत्वपूर्ण खासियत है कि अंधा युग का जो नाटक है उसके किसी भी पात्र का जो चरित्र है वो अत्यंत जो नितांत उज्जवल और जो निर्मल है वो नहीं है। तो इसके जो आंसर होंगे ये सही है, सी भी सही है और ई भी। तो ए, सी और ई जो ऑप्शन है वो हमारा है वो सही है। तो अंधा युग के जो संबंध में इसमें युद्ध से उत्पन्न होने वाली मूल्यहीनता, अमानवीयता, विकृति, कुंठा, व्यक्तिक एवं सामूहिक विघटन का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन बिल्कुल सही है। तृतीय अंक है वो इसमें नहीं है, वो पशु जो अश्वत्थामा का अर्ध सत्य है वो तृतीय अंक है। इस नाटक पर एलियट की वेस्टलैंड का प्रभाव माना गया, बिल्कुल सही है। इसमें ऋषि व्यास से अश्वत्थामा को अमरता का वरदान देते हैं, ऑप्शन गलत है। और अंधा युग के किसी भी पात्र का चरित्र नितांत उज्जवल और निर्मल नहीं है, ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ये नाटक हैं और ये हैं नाटकों के पात्र, नाटक और नाटकों के पात्र। तो उपेंद्र नाथ अस्क का जो नाटक है वो है अंजू दीदी, और इसकी जो पात्र है वो है उपेंद्र नाथ अस्क की जो नाटकों की जो पात्र है वो हो जाएगी ओमी। चंद्रगुप्त नाटक की जो पात्र है वो है लीला। स्कंदगुप्त जो नाटक है उसकी जो पात्र है वो है स्कंदगुप्त की जयमाला। और एक और द्रोणाचार्य जो नाटक की जो पात्र है वो है राजकुमार। तो इसमें जो प्रिंसिपल का जो लड़का होता है उसी का नाम होता है राजकुमार, एक और द्रोणाचार्य में। अगला ऑप्शन प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक है कि प्रथम अंक में आए गए संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है, ये जो कथन है वो है धातु सेन का है, ये कथन है। कविता करना अनंत मात्रगुप्त का ये कथन है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन। इस जो नाटक की जो शुरुआत है वो स्कंदगुप्त नाटक की वो इन्हीं पंक्तियों से होती है, जिसमें स्कंदगुप्त है वो एक आलाप करता है कि अधिकार सुख है वो कितना मादक और सारहीन है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। फिर है, केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं है, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। ये जो कथन है वो है स्कंदगुप्त का। राजनीति, दार्शनिकता और कल्पना का लोग नहीं है। फिर बी के बाद आता है डी। तो इस तरीके से जो बी आंसर है वो सही है। फिर उसके बाद है सी, केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं है, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। फिर उसके पश्चात एक, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। पुरुष है कौतूहल और प्रश्न, और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। सिंदूर की होली है जो लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है समस्या मूलक। सिंदूर की होली नाटक की दुखांत परिणति हमें नाटक में आई परिस्थितियों तथा तज्जन्य समस्याओं को सोचने समझने के लिए बाध्य कर देती है और विचारों में डुबो देती है। ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। सिंदूर की होली नाटक की जो दुखांत परिणति है हमें नाटक में आई परिस्थितियों तथा तज्जन्य समस्याओं को सोचने समझने के लिए बाध्य करती है और विचारों में डुबो देती है। सिंदूर की होली अद्भुत गहन गंभीर सामान्य से परे नाटक है तथा उसके पात्र अत्यंत सहज है और स्वाभाविक मनोवृत्ति की प्रकृत भूमि पर विचारते नजर आते हैं। ये दोनों जो ऑप्शन है वो सही है। ये आषाढ़ का एक दिन में जो पतंजलि का जो उल्लेख है कौन सा करता, तो आषाढ़ का एक दिन है वो मोहन राकेश का है वो पहला नाटक है और इसमें जो कालिदास और मल्लिका वो प्रमुख चरित्र हैं। तो आषाढ़ का एक दिन में जो पतंजलि का जो उल्लेख करता है वो करता है संगिनी।
तो आषाढ़ का एक दिन में जो पतंजलि का जो उल्लेख करता है वो करता है संघनी। अगला प्रश्न है, ये नाटकों के पात्र हैं और इधर है नाटक, तो उनकी सूची का मिलान करना। कृपी है वो एक और द्रोणाचार्य की पात्र है। तत्पश्चात किन्नी, ये जो किन्नी है वो मोहन राकेश की जो आधे अधूरे नाटक है उसकी पात्र है। जमुना बहन, ये जो जमुना बहन है ये महाबोध जो नाटक है उसकी पात्र है मनु भंडारी का। और जो कल्याणी जो पात्र है वो जयशंकर प्रसाद का जो चंद्रगुप्त नाटक है उसकी पात्र है। निम्नलिखित नाटकों को उनके प्रथम प्रदर्शन के आधार पर पहले से बाद की क्रम है उसमें लगाना है। बकरी, आगरा बाजार, आषाढ़ का एक दिन, महाबली, माधवी। तो सबसे पहले जो नाटक आया था वो आया था आगरा बाजार, और आगरा बाजार है ये हबीब तनवीर का प्रमुख नाटक है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1954। और ये जो अकबर इलाहाबादी की जो शेरो शायरी है उस पर आधारित, लोक नाट्य शैली पर आधारित प्रमुख नाटक है आगरा बाजार। फिर उसके पश्चात जो नाटक आता है वो है आषाढ़ का एक दिन, जो कि मोहन राकेश का नाटक है, और उसका प्रकाशन वर्ष है वो है 1958-59। तत्पश्चात फिर आता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी। फिर उसके बाद जो आता है वो आता है माधवी और महाबली। तो इस तरीके से जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही है। जो माधवी और जो महाबली जो नाटक हैं वो भीष्म साहनी और अजगर जो बजाहत है उनके नाटक हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले जयशंकर प्रसाद के नाटकों को लेकर हिंदी में काफ़ी जो विवाद है वो रहा है। जयशंकर प्रसाद की जो नाटक हैं उसमें जो कई प्रकार के जो दृश्य हैं वो ऐसे आते हैं कि वो कई आलोचकों का मानना है कि जो जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं वो रंगमंच के जो अनुकूल हैं वो बिल्कुल भी लिखे नहीं गए, और काफ़ी समय तक हिंदी में ये धारणा भी रही है कि जो जयशंकर प्रसाद के जो नाटक है वो रंगमंच के अनुकूल नहीं है। लेकिन इसी बात पर फिर जयशंकर प्रसाद के जो नाटकों का जो मंच पर सफलतापूर्वक निर्देशक करने वाले हैं उसमें हबीब तनवीर और इब्राहिम अलका जी तो नहीं है, राजेंद्र नाथ और ओम सिंहपुरी भी नहीं है, सत्यदेव दुबे और श्यामनाथ जालन भी नहीं है। तो बीवी कारांत और शांता गांधी, इन दो निर्देशकों ने जयशंकर प्रसाद की जो नाटकों हैं उनका जो सफलतापूर्वक जो मंचन है वो किया है। भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित कौन से कथन उपयुक्त है? इस नाटक में 5वें अंक का स्थान है वो किताब खाना है। तो जो भारत दुर्दशा का जो 5वां अंक है उसका जो स्थान है वो किताब खाना बिल्कुल सही है। इसमें जो 7 सदस्यीय लोगों की कमेटी है वो बनाई जाती है। नाटक में सत्यानाश फौजदार का जो प्रवेश है वो दूसरे अंक में होता है। इस नाटक का प्रकाशन वो संवत 1933 में है, ये ऑप्शन है गलत है। निर्जलता नामक जो पात्र है वो तीसरे अंक में आती है, ये दूसरे अंक में आती है। अपरस सूला छूना रची भोजन प्रीति चोर, ये संवाद है सत्यानाश फौजदार द्वारा है वो कहा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो पहला तो सही है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, डी है वो होगा नहीं। फिर है ई, हमारे पास 2 ऑप्शन है। फिर है सी और डी, तो अपरस सूला छुनी तो डी है वो भी नहीं होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो बचता है बी, ए, सी और ई। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। इस संबंध में जो मोक्ष शब्द का उचित अर्थ वो क्या है? तो जो धर्मशास्त्र है वो रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। इस संबंध में जो मोक्ष शब्द का जो अर्थ है क्या है? निर्वाण, विवाह विच्छेद अर्थात तलाक और देश निकाला। तो जयशंकर प्रसाद का जो ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वो जो पुनर्विवाह है उसकी समस्या पर आधारित है, और इसमें जो ध्रुव स्वामिनी का जो अंत में है वो पुनर्विवाह है वो होता है। तो इसमें जो धर्मशास्त्र है वो रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। तो यहाँ पर जो मोक्ष का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है विवाह विच्छेद अर्थात तलाक। भारत दुर्दशा नाटक के विभिन्न गीतों के ऊपर शैली राग का नाम दिया गया निम्न में से किन? तो भारत दुर्दशा जो नाटक है उसमें विभिन्न प्रकार के गीत आते हैं, और उसमें जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो नाटककार हैं उन्होंने उनकी जो शैली है उसको वर्णित किया है। तो इसमें जो राग जय बनती है ये जो शैली है वो बिल्कुल नहीं है। राग कली भी नहीं है। लावनी जो शैली है उसका प्रयोग किया गया है।
राग चैती गौरी का जब भारत भाग्य को जगाने का प्रयास होता है तो उसको किया जाता है, और राग काफी भी है। तो जो सी डी और जो ई ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो भारत दुर्दशा की जो नाट्य जो शैलियां हैं उसमें लावनी, राग चैती गौरी और राग काफी, उन शैलियों का प्रयोग हुआ है। आदि अधूरी नाटक में जो वर्षा नामक युवती का जो उल्लेख है कौन करता है? तो जो आदि अधूरी नाटक है वो भारत जो मोहन राकेश का एक महत्वपूर्ण नाटक है, और इसमें जो आधुनिक मानव के जो संबंधों के विघटन है और जो मध्य वर्गीय जो निम्न मध्य वर्गीय जीवन है उनकी जो निरर्थकता बोध विसंगति बोध है उसको दर्शाया गया है। तो इसमें जो आदि अधूरी नाटक में जो वर्षा नामक युवती का जो उल्लेख है वो महेंद्रनाथ है वो नहीं करता है, सावित्री भी नहीं, बिन्नी भी नहीं, इसमें जो किन्नी है वो वर्षा नामक जो युवती है उसका उल्लेख है वो करती है। अंधा युग के अंकों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो अंधा युग जो नाटक है वो 5 अंक हैं उसमें विभाजित है, और साथ ही इसमें स्थापना, अंतराल और समापन वो 3 परिच्छेद भी अलग से ऐड है। तो इसमें जो शुरुआत होती है वो होती है कौरव नगरी से, फिर दूसरे पर आता है पशु का उदय, तो ई है वो हमारे सबसे पहले आएगा, तो एक ही ऑप्शन बनता है। फिर पशु के उदय के बाद आता है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, अश्वत्थामा के अर्ध सत्य के बाद अंतराल, पंख, पहिए और पट्टियां, फिर आता है गांधारी का साप, और फिर आता है प्रभु की मृत्यु। तो जो सी ऑप्शन है, जो ई ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की जो नाटक है चंद्रगुप्त में चाणक्य के संवाद। तो जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है चंद्रगुप्त, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है वो है चाणक्य, और उसके जितने भी जो संवाद हैं वो नाटक में बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जब भी हम कोई रचना या पढ़ते हैं तो उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो देखना जरूरी होता है। तो उसमें जो चाणक्य के जो संवाद हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसी से प्रश्न है शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है, ये चाणक्य का संवाद नहीं है। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, ये जो कथन है वो चाणक्य का है। अन्य देशों की मनुष्यों की जन्मभूमि है, ये भारत की मानवता की जन्मभूमि है, ये कथन है कार्नेलिया का। महत्वाकांक्षा का मोती है वो निष्ठुरता की सीपी में पड़ता है, इस चाणक्य का बड़ा महत्वपूर्ण कथन है इसमें। ये महत्वाकांक्षा का जो मोती है वो निष्ठुरता की जो सीपी है उसमें पड़ता है। ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है, ये कथन भी है वो चाणक्य का है। तो इस तरीके से इसमें जो चाणक्य की जो कथन है वो है शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है, ये चाणक्य का कथन नहीं है। भाषा ठीक करने से पहले मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, ये चाणक्य का कथन है। अन्य देश मनुष्य की जन्मभूमि है, ये भारत मानवता की जन्मभूमि, ये कार्नेलिया का कथन है, ना कि चाणक्य का। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये चाणक्य का कथन है। और ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र उत्पन्न किया, ये भी चाणक्य का कथन है। तो इस तरीके से डी, ई, डी और बी है वो ऑप्शन है वो सही है, सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित चरित्रों को तत्संबंधी नाटकों के प्रथम प्रकाशन के अनुसार है वो पहले से जो बाद का क्रम है उसमें लगाना है। अलका, अशोक, अनुनासिक, लोचन बाबू। तो इसमें जो सबसे पहले सब नाटकों के प्रथम वर्ष का तो नारायण दास है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधिर नगरी का पात्र है, और अंधिर नगरी का जो प्रकाशन है वो सबसे पहले है। अंधिर नगरी वो 1881 में ही प्रकाशित हो जाता है। फिर उसके पश्चात इसमें जो आता है वो है अलका। अलका जो पात्र है वो जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है उसकी पात्र है। फिर उसके बाद है ई और ए। फिर उसके बाद है अनुनासिक, ये जो अनुनासिक है वो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का जो नाटक है उसका पात्र है। फिर है अशोक। अशोक जो पात्र है वो मोहन राकेश का ही दूसरा नाटक है आधे अधूरे है, उसका पात्र है। और जो लोचन बाबू है वो सबसे अंत में आते हैं, क्योंकि ये जो नाटक है वो 1982 का है, और इसकी जो नाटककार है वो है मनु भंडारी। तो सबसे लास्ट में आता है वो आता है महाभोज। सबसे पहले है अंधिर नगरी, नारायण दास, फिर अलका, जयशंकर प्रसाद, फिर है अनुनासिक, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, फिर है अशोक, आधे अधूरे मोहन राकेश, और अंत में है लोचन बाबू 1982 महाभोज। भारत दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का जो सही क्रम है वो क्या है? तो भारत दुर्दशा जो नाटक है उसमें जो मंच पर आने का जो सबसे सही क्रम है
तो इसमें जो नाटक की जो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो भारत जो कैरेक्टर है उसी से होती है। तो सबसे पहले इसमें आता है भारत, क्योंकि इस जो नाटक की जो शुरुआत होती है उसमें सबसे पहले जो कैरेक्टर आता है वो आता है भारत। भारत के बाद आता है इसमें भारत दुर्देव। भारत दुर्देव के बाद धीरे धीरे सब फौज आ जाती है, फिर आती है मदरा। तो सी ई सी डी रोग, तो मदरा, रोग और आलस्य, ये इनका क्रम रहता है। मदरा, रोग, आलस्य, फिर भारत। ई सी बी और डी, ये उसका आंसर होगा। तो भारत, भारत आएगा, फिर भारत दुर्देव, मदुरा, मदिरा, रोग और आलस्य। भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाले नाटकों का युग में, तो ये देखना है हमको कि इसमें ऐसे कौन से नाटक हैं जिसमें भारतीय लोकतंत्र है उसकी आलोचना है वो की गई है। बकरी और आगरा बाजार। तो बकरी नाटक में तो इसकी चर्चा है लोकतंत्र की, लेकिन आगरा बाजार में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं आता है। फिर है अंधा युग और आधे अधूरे, इनमें भी कहीं पर ऐसी चर्चा नहीं है। अंधा युग में और युग और द्रोणाचार्य, इनमें भी चर्चा नजर नहीं आती है। लेकिन जो बकरी नाटक है और जो महाभोज नाटक है, इन दोनों में ही जो भारतीय लोकतंत्र है उनकी आलोचना नजर आती है, क्योंकि ये दोनों ही नाटकों का जो मूल्य कथ्य है वो राजनीति है, जो राजनीतिक विसंगताओं विद्रूपताएं हैं, और जो लोकतंत्र में किस प्रकार जो धनबल बाहुबल का प्रयोग किया जाता है उस पर आधारित है। नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन है। अंदिर नगरी में कबाब वाला, नारंगी वाला, कुजरिन हलवाई और ब्राह्मण गीत गाकर अपनी बातें कहते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो अंदिर नगरी में कबाब वाला, नारंगी वाला, हलवाई और ब्राह्मण गीत गाकर अपनी बात कहते हैं, ऑप्शन गलत है। दोहा छंद का प्रयोग अंदिर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है। महाभोज आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्कंद गुप्त में हा वेदना मिली विदाई में एक गीत देवसेना गाती है। भारत दुर्दशा में किताब खाने वाले दृश्य में 6 सभ्य लोग, 6 नहीं है, ये होते हैं 7। और महाभोज आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में दुआ छंद का प्रयोग है वो अंदिर नगरी और बकरी नाटक है वो उसमें किया गया है। तो बी, सी और जो डी ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि जो अंदिर नगरी में जो कबाब वाला, नारंगी वाला, कुंजड़िन हलवाई और जो ब्राह्मण वो गीत गाकर अपनी बात नहीं कहते हैं। दोहा छंद का प्रयोग अंदिर नगरी है, जो बकरी नाटकों में जो गीत है उनमें किया गया। महाभोज आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र वो गीत नहीं गाता है। स्कंद गुप्त में हा वेदना मिली विदाई का जो गीत है वो देवसेना का है। और भारत दुर्दशा में किताब खाने वाले दृश्य में 6 नहीं है, उसमें 7 सदस्य टीम की कमेटी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पात्र का जो संबंध है वो चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है? एलिस, जयमाला, अलका और लीला। तो जो चंद्रगुप्त नाटक से जिस पात्र का जो संबंध नहीं है वो है जयमाला, क्योंकि जयमाला का जो संबंध है वो है स्कंदगुप्त नाटक से। तो ये जो स्कंदगुप्त जो नाटक है इस पात्र का जो संबंध है वो है जयमाला से स्कंदगुप्त का। अंधा युग जो नाटकों का जो शीर्षकों का क्रम है तो उसमें जो सबसे पहले है वो है कौरव नगरी, फिर उसके बाद है फिर है पशु का उदय, फिर है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, फिर है गांधारी का साप और विजय एक कृम आत्महत्या। तो सबसे पहले बी, फिर पशु का उदय डी, तो जो बी आंसर है वो हमारा सही है। सिंदूर की होली नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो नाटक में वेदव्य की समस्या को केंद्र में रखा गया, ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सिंदूर की होली है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र का एक प्रमुख जो समस्या मूलक नाटक है उसमें शामिल है। इस नाटक में कुल 9 पात्र हैं, जिसमें 7 पुरुष और 2 स्त्री पात्र है, सही ऑप्शन है ये। नाटकों के पात्र के नाम है शशिकला, चंद्रकला, रमाकांत, अकबर अली, ये ऑप्शन गलत है। लक्ष्मी नारायण लाल का, ये लाल का नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। जब भी हम किसी भी ऑप्शन है उसको अच्छी तरीके से पढ़ा जाता है, तो ये ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, ये लक्ष्मी नारायण लाल नहीं, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र है, उनका नाटक है। इस नाटक की जो भूमिका है वो राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी थी, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ए, बी और जो ई ऑप्शन है वो सही है हमारा। तो जो सिंदूर की होली है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र का एक प्रमुख जो समस्या मूलक नाटक है वो है।
और जो नाटक में है वो वेद वेगी जो समस्या है उसको केंद्र में रखा गया। इस नाटक में कुल 9 पात्र हैं, जिसमें 7 पुरुष हैं और 2 स्त्री पात्र हैं। नाटक के पात्रों के नाम ये नहीं है, और ये जो लक्ष्मी नारायण मिश्र है उनका नाटक है। इस नाटक की जो भूमिका है वो राम प्रसाद त्रिपाठी उन्होंने लिखी है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कभी जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु कैसी विडंबना, लक्ष्मी के लालों का भूभंग भंग और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या। यह कथन है वो स्कंद। तो स्कंदगुप्त है वो जयशंकर प्रसाद का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाटक है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1928-29। और ये जो स्कंदगुप्त है वो 5 अंक हैं उसमें विभाजित है, और इसमें जो 5 अंक है उसमें विभाजित है। और इस नाटक की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें जो भारतीय जो पाश्चात्य जो नाट्य शैली है उनका जो सामंजस्य है वो किया गया है। तो कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कभी जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोता रहा, परंतु कैसी विडंबना, लक्ष्मी के लालों का भूभंग और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या। यह कथन है वो स्कंदगुप्त नाटक है, उसमें किसके द्वारा कहा गया। तो ये जो कथन है वो मुद्गल का नहीं है, कुमार गुप्त का भी नहीं है, पर्णदत्त का भी नहीं है। ये कथन है मात्र गुप्त का। एक कथन है मात्र गुप्त का। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब जो नाटकों की है उसमें एक क्लास और रही है, तो अब तक हमारी जो हिंदी नाटक है उसकी 2 क्लास है वो आज कंप्लीट है, वो हो गई है। धन्यवाद।